हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि अपने कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं वो हो चुका है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के लाभ। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर के लाभ, यानी ट्रांसफार्मर के अपने क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसफार्मर का पहला लाभ। तो सबसे पहला लाभ ये है कि जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई गतिशील या घूमने वाला कोई पुर्जा नहीं होता है। तो जिसके कारण इसमें क्या होगा, यांत्रिक हानियाँ हैं अपने, वो क्या होगी, नहीं होगी इसके अंदर। क्योंकि यांत्रिक हानियाँ क्या होती है, जो घर्षण हानियाँ होती है, जो घूमने के कारण होता है। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है। इससे क्या होगा, इसमें यांत्रिक हानियाँ नहीं होगी। क्या होगी? यांत्रिक हानियाँ नहीं होगी। जैसे अपन देखते हैं मोटर, जनरेटर आदि में क्या होता है, यांत्रिक हानियाँ यानी घूमने वाला पुर्जा होता है, जिस कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है, अपनी हानियाँ होती है। तो उनमें क्या होता है, दक्षता भी कम होती है। जैसे मोटर जनरेटर में दक्षता कितनी होती है, 80 से 90% के बीच वेरिएशन करती है। जबकि जो अपने ट्रांसफार्मर होता है इसकी क्या होती है, दक्षता भी क्या होती है, इन मोटर जनरेटर से क्या होती है, उच्च होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या होता है, घूमने वाला कोई पुर्जा नहीं काम करता, जिसके कारण क्या होता है, इसकी दक्षता ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अपन बोले कि दक्षता होती फिर कितनी है इसकी ट्रांसफार्मर की, तो उसकी ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, इसकी दक्षता होती है अपने 90 से 98% तक क्या होती है, इसकी दक्षता होती है। 90 से 98% तक क्या होती है, इसकी दक्षता होती है। किसकी? ट्रांसफार्मर की। क्यों होती है इतनी दक्षता? क्योंकि घूमने वाला कोई पुर्जा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होती है, यांत्रिक हानियाँ इसके अंदर नहीं होती है, यानी घर्षण हानियाँ इसके अंदर नहीं होती है, जिस कारण इसकी दक्षता क्या होती है, बढ़ जाती है। अपने क्या होती है, बढ़ जाती है दक्षता। तीसरा अपन देखें इसका लाभ, ये क्या कर सकता है, अपने उच्च वोल्टेज पर क्या कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है। यानी EHD या HD यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन और हाई टेंशन, यानी उच्च वोल्टेज पर क्या कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है। बाकी जो अन्य मोटरें हैं वो इतने वोल्टेज पर काम नहीं कर पाती। जैसे मान लो 400 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट, जो भारत में भी चल रहा है 765 किलो वोल्ट, ये भी चलने लगा 765 किलो वोल्ट। तो इतने हाई वोल्टेज पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं होगी या मोटर नहीं होगी या जनरेटर नहीं होगा जो काम कर पाएगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, हाई वोल्टेज पर भी काम करता है अपने, यानी उच्च वोल्टेज पर भी अपने काम कर सकता है। इसके साथ साथ तीसरा लाभ देखिए अपन इसका, चौथा लाभ देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप या डाउन कर सकता है, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा ये आसानी से कर सकता है। लेकिन अपन देखें डीसी के अंदर, कोई डीसी की या मशीन है या डीसी को अपन क्या करना चाहिए, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को प्रतिरोध आदि या बूस्टर आदि प्रयोग करना पड़ता है। यानी कम करने के लिए प्रतिरोध और बढ़ाने के लिए डीसी को बूस्टर प्रयोग करते हैं, जो पर्याय क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, नए बिल्कुल उच्च दक्षता के साथ और निम्न पावर हानि या कोष्ट ऊर्जा हानि के साथ क्या करता है, अपने वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। इसके साथ साथ कि जो ट्रांसफार्मर है, अगर अपनी वोल्टेज गिरावट होती है जब पारेषण करते हैं या वितरण करते हैं, तो ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, उस वोल्टेज को आसानी से बढ़ा सकता है। क्योंकि स्टेप अप को स्टेप डाउन करता है, तो स्टेप अप के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो गिरावट हुई है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन डीसी के अंदर अपन ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए बूस्टर प्रयोग किया जाता है, और बूस्टर पर्याय क्या होता है, महंगा होता है अपने। तो ये क्या है, अपने कुछ ट्रांसफार्मर के क्या है, अपने लाभ है। यांत्रिक हानि नहीं होती है, दक्षता 90 से 98 के 90 से 98 के लिए होती है। उच्च वोल्टेज पर काम कर सकता है आसानी से, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन आसानी से कर सकता है। ये क्या है, अपने ट्रांसफार्मर के अपने
लाभ है। अब ट्रांसफार्मर के अपने लाभ ही हो गए, तो अब देखते हैं अपन ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण है वो कैसे निकाला जाता है, यानी ट्रांसफार्मर जो अपने ईएमएफ पैदा करता है वो कैसे करता है, उसका जो समीकरण है वो आज अपन देखते हैं। तो अपन देखेंगे ट्रांसफार्मर ईएमएफ समीकरण देखते हैं, जो ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण है वो कैसे आता है अपने। तो जो ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण है वो किस पर निर्भर करेगा, या जो ईएमएफ है जो पैदा होगा वो किस पर निर्भर करेगा, अपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी क्या हो जाएगा, ई समानुपाती किस पर निर्भर करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिकतम फ्लक्स पर इनटू, और किस पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी घुमावों पर इनटू टर्न पर, यानी टर्न कितने लगे हुए हैं किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसी पर क्या करेगा ये जो ईएमएफ है वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। इन तीन घटकों पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होगा वो क्या करेगा, इस पे निर्भर करेगा। तो अपन देखते हैं कि अधिकतम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और टर्न, घुमाव बल होते हैं, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में लेते हैं अपन। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ई समानुपाती, जो ये अपने फ्रीक्वेंसी है या अपने चक्कर है वो कैसा होता है, एक चक्कर के लिए देखते हैं अपन फ्रीक्वेंसी के। तो इसमें क्या होता है, जो अपने ये आवृत्ति है उसका मान कितनी बार बदलता है, अपने यहाँ से स्टार्ट होगा 0 अधिकतम, फिर 0 अधिकतम, फिर 0। तो क्या होता है अपने एक चक्कर में क्या होता है, अपने 4 बार क्या होता है ये चेंज होता है, अपने क्या होता है 4 बार, 2 बार तो अधिकतम पर पहुंचता है और 2 बार क्या पहुंचता है, अपने न्यूनतम पर पहुंचता है। 2 बार अधिकतम पर और 2 बार न्यूनतम पर अपने पहुंचता है। तो इसमें क्या लगेंगे अपन, 4 रखेंगे यहाँ पे इस चक्कर के लिए, 4 इंटू 5m इंटू f इंटू n, ये रखेंगे अपन। अब ये क्या है, अपनी एवरेज मान है, क्या है, एवरेज है, औसत मान है ये। और अपन देखते हैं कि अपने औसत मान से कोई चीज नहीं निकाली जाती, अपने क्या होता है, आरएमएस मान होता है, क्या होता है, आरएमएस मान। और आरएमएस मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस मान बटे में औसत, एवरेज या औसत मान। तो अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, अपने को आरएमएस मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, एवरेज को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने ई आरएमएस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज इनटू एवरेज का मान, अब ये हो गया अपनी, मान लो ये हो गया। तो एवरेज का मान अपन ये रख देते हैं यहाँ से उठा के, तो एवरेज का मान यहाँ से रखेंगे, तो 4πm इंटू f इंटू n, यानी क्या कर दिया, जो एवरेज मान था वो एवरेज मान यहाँ था, ये था, तो ये अपने अपने यहाँ पे रख दिया। अब जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है, अपने ई आरएमएस फॉर्म फैक्टर मान होता है 1.1 इंटू 4 इंटू 5m इंटू f इंटू n। तो जब इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ई आरएमएस बराबर 4.44 इंटू 5m इंटू f इंटू n। ये क्या जाएगा, अपने जो लास्ट ईएमएफ समीकरण है जो अपने काम आता है वो वाला ये समीकरण है। यानी जो अपने काम करेगा, जो आरएमएस है, ई आरएमएस बराबर 4.44 इंटू 5m बटे में f इंटू n, ये समीकरण अपने लास्ट समीकरण जो अपने क्या करेगा, काम में आएगा। यानी इसी से जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, निकाला जाएगा। आपने एक बार और देख लो कि ये कैसे आया, आपने कि जो ई है वो क्या है, अपने सेकेंडरी का जो ईएमएफ निकालेंगे पैदा होगा उसके समानुपाती में 3 घटक है, कौन से हैं, 5m अधिकतम फ्लक्स और f फ्रीक्वेंसी और n क्या है, टर्न है। इसके अलावा जो एवरेज मान आएगा शुरू में तो क्या आएगा, 5m fm इंटू n, यानी जो 4 आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है एक टर्न के लिए वो कितनी बार मान चेंज करती है, अपना 4 बार, 2 बार अधिकतम पर और 2 बार न्यूनतम पर, इसलिए क्या लिखा हमने, 4 अधिकतम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी इंटू टर्न।
अब यहाँ पे अपने को एवरेज मान आ रहा है, तो एवरेज मान नहीं निकालते अपन, क्या निकालते हैं, आरएमएस मान। तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस बटे में एवरेज मान। उसके लिए अपन रखेंगे यहाँ पे ई आरएमएस बराबर फॉर्म फैक्टर इनटू और आरएमएस मान का औसत जो एवरेज मान है वो कहाँ से रख देंगे, यहाँ से रख देंगे। तो 4 इंटू एफ एम इंटू 5 इंटू एन ये आ जाएगा अपने। इसके अलावा अपन आगे देंगे, इसे जब इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने, ई आर एम एस बराबर 4.44 इंटू 5m बटे एफ इंटू एन। ये क्या है अपने, ट्रांसफार्मर समीकरण है। क्या है, ट्रांसफार्मर ईएमएफ समीकरण है, यानी यही अपने काम में आएगा। इसी से अपने मान लो कोई भी न्यूमेरिकल है आदि है जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, इसी से बनेगा। यही अपने क्या करेगा, काम में आएगा। तो आज हमने देख लिया कि जो ट्रांसफार्मर के लाभ है, क्या लाभ होते हैं ट्रांसफार्मर के, यांत्रिक हानि नहीं होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, इसलिए उच्च दक्षता के साथ काम करता है। और मेंटेनेंस भी इतनी हाई नहीं पड़ती, कॉस्टली नहीं होती है, कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, जल्दी से खराब नहीं होगा, आसान बढ़िया काम करेगा। दक्षता कितनी होती है, दक्षता होती है अपने 90% से 98% तक होती है। उच्च दक्षता के साथ यानी उच्च वोल्टेज पर काम कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन स्टेप अप कर सकता है आसानी से। इसके अलावा आपने क्या देखा, ट्रांसफार्मर ईएमएफ समीकरण जो देख लिया आपने, ईएमएफ समीकरण सबसे काम है, मेन मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को टेक्निकल आईटीआई में, या जो भी एग्जाम लगेगा आईटीआई का तुम्हारे, या मान लो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो डायरेक्ट ये समीकरण अपने दे देता है कि कौन सा समीकरण ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है। तो तुम्हारे को ऑप्शन में यही मिलेगा, ई आर एम एस बराबर 4.44 इंटू 5m बटे एफ इंटू एन। एफ एम क्या है यहाँ पे, एफ एम है यहाँ अधिकतम फ्लक्स, साथ ही जो एफ क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और एन क्या है यहाँ में टर्न, क्या है टर्न है, क्या है टर्न है, यानी जो सेकेंडरी में कितने टर्न है अपने। तो मेरे हिसाब से आज समझ में आया होगा। कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।